हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 19 जून के नाम से आपके सामने है। और आज हम फिर उन 10 करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है फ्रेंड्स, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसका अर्थ ये है फ्रेंड्स कि आप जो वर्तमान में करते हो, आज जो अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हो, एक सही दिशा में रणनीति बना के अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर होते हो, प्रयासरत होते हो, तब आपको मंजिल प्राप्त होती है, भविष्य भी आपका उज्जवल होता है। इसलिए वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आज के सेशंस की ओर। क्वेश्चन का सिलसिला जारी करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है। तो यहाँ पे खराब भूमि को, जो भूमि जैसे कि अगर हम बात करें तो जो रेगिस्तान वाली भूमि है, अनुर्वर भूमि है, या फिर जो आप देखोगे कि पानी में बह गए या कटाव से या पर्दन से जो मृदा का क्षरण हुआ है, तो इस तरह की भूमि को 2030 तक कितनी खराब भूमि को फिर से बहाल करने की योजना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, 26 मिलियन हेक्टेयर, दूसरा 14 मिलियन हेक्टेयर, तीसरा 20 मिलियन हेक्टेयर, चौथा 17 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 26 मिलियन हेक्टेयर। 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2030 तक फिर से बहाल करने की योजना बनाई गई है। इसका अर्थ ये है कि उसको फिर से उर्वर बनाने की एक तैयारी की गई है कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को, जो 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे कि आपने देखा कि मरुस्थलीकरण पे और भूमि क्षरण पे अभी उसके रोकथाम के लिए 14 जून को हमने एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के आलोक में प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई कि मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण और सूखे की वजह से जो भूमि खराब हो गई है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे भूमि को 2030 तक जो करीब 26 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, उसको बहाल करने की योजना है। और इसके बहाल करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम भूमि के जिस भूमि का क्षरण हो गया या फिर जिस भूमि का मरुस्थलीकरण हो गया है, तो वो किसी रूप में हमारे काम का नहीं होता। जैसे कि अगर आप शुद्ध वायु की बात करें, आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो जो भूमि क्षरित हो जाती है या फिर मरुस्थलीकरण जिस भूमि का हो जाता है, या जहाँ पे सूखे की समस्या रहती है, तो उस भूमि का कोई यूज नहीं होता प्राकृतिक रूप से। और जब उसको हम फिर से उर्वर बना देते हैं तो आपको पेड़ पौधे भी मिलते हैं और शुद्ध वायु मिलती है, ठीक है, और इससे आपको तरह तरह के जो प्राकृतिक लाभ हैं पेड़ पौधे के होने से, वो सब लाभ आप इससे प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, खास करके वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में 2030 तक कितने मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की बात की गई है। तो ये है 26 मिलियन हेक्टेयर, और इसका लक्ष्य ये भी है कि ये 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी कर पाएगा। तो इतने टन कार्बन की कमी हो जाएगी हमारे वायुमंडल से, जिससे हम स्वच्छ वायु को प्राप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दूसरा प्रश्न, कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि इस कोरोना महामारी के दौर में अभी जो बात की जा रही है कि डेल्टा वेरिएंट, ये कोरोना संक्रमण का एक वेरिएंट है, एक उसका फॉर्मेट है कि उसका नाम दिया गया है डेल्टा वेरिएंट, जो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है, जो इंडिया में पाया गया था। तो इसके लिए कौन सा टीका जो है, जो वैक्सीन अभी हाल ही में हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि हम बात करें कोवैक्सीन की, स्पुतनिक 5 की, कोविशील्ड की, तो इनमें कौन सा ज़्यादा असरकारी होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है आपके सामने, पहला कोवैक्सीन, दूसरा फाइजर, तीसरा स्पुतनिक 5 और चौथा कोविशील्ड।
फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कोवैक्सीन हमारे देश में बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, और स्पुतनिक की अगर हम बात करें तो ये रसिया की वैक्सीन है, वहाँ से ये निर्मित की गई है रसिया में, और उसे रसिया के द्वारा भेजा गया है हमारे यहाँ। इस वैक्सीन का भी हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना संक्रमण के दौर में। और बात करें कोविशील्ड की, तो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेना के द्वारा बनाई गई है, और इस वैक्सीन को भी हम यूज कर रहे हैं कोरोना महामारी के रोकने के क्रम में। तो यहाँ पे जो वैक्सीन जिस डेल्टा वेरिएंट की हम बात करें उसके लिए सशक्त रूप से प्रभावी है, वो है स्पुतनिक 5। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, जो रसिया की वैक्सीन है, इसे ज़्यादा प्रभावी माना जा रहा है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, तो ये तीसरी लहर आने वाली है। तो तीसरी लहर में काफ़ी वो भयावह सिद्ध होगा, जैसा कि कथित तौर पे कहा जा रहा है। इसकी कोई अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिखे हैं, या फिर कहीं पे ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि तीसरी लहर आएगी और कितना भयानक होगी। ये समय का और ये भविष्य के गर्त का विषय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जानना है कि डेल्टा जो वेरिएंट है उसमें सबसे ज़्यादा असरदार कोई वैक्सीन है, तो वो है रसिया का वैक्सीन स्पुतनिक 5। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये स्पुतनिक 5 का नाम आपको याद रखना है। ये रसिया का वैक्सीन है जो डेल्टा वेरिएंट के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, डेल्टा वेरिएंट को समूल रूप से नाश कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? फिर यहाँ पे फ्रेंड्स को कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न है, और यहाँ हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले प्रश्न में किया कि तीसरी लहर काफ़ी भयावह साबित होगी। तो किस राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी ऐसी तैयारी कर रखी है जिसके अंतर्गत वो 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा दिल्ली, चौथा महाराष्ट्र। तो आपको सही आंसर मैं बता दूं, जो 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है, यह निर्णय दिल्ली सरकार का है, दिल्ली स्टेट का ये निर्णय है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए 5000 युवाओं को चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। और अगर हम बात करें तो दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले के साथ ही इस महामारी से मृत्यु दर में भी काफ़ी अधिक वृद्धि देखी गई थी। और अब संभावित तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो ये पहले से ऐसी तैयारी करने की बात की जा रही है, जिसके वजह से अगर तीसरी लहर आती है तो इसमें कम संख्या में जान और लोगों की जान कम संख्या में जा सके, और लोग कम संख्या में इससे प्रभावित हो सके और संक्रमित हो सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 5000 युवाओं को चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में, स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना है। ये दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं भारत रत्न के समान, तो ये जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो सम्मान है, ऑनर है, ये दिया जाता है। तो इसी तरह से वह कौन सा राज्य है जो अपनी पुरस्कारों की श्रृंखला स्थापित करने जा रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, चौथा पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो सही आंसर है वो है असम। असम सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भारत सरकार के तर्ज पे इस तरह के सम्मान देने की एक योजना शुरू की जाए। अगर हम बात करें भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की, तो ये भारत सरकार के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सम्मान है, एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि अगर हम इनका हायरकी के रूप में बात करें तो पहले स्थान पे आता है भारत रत्न, दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे आता है पद्म भूषण, और चौथे स्थान पे आता है पद्म श्री।
तो इस तरह से इन पुरस्कारों की रैंकिंग की गई है और इसी तर्ज पे असम सरकार चाहती है कि वो भी अपने नागरिक पुरस्कार शुरू करे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान ही पुरस्कारों की श्रृंखला वह कौन सा स्टेट है जो शुरू करना चाहता है, तो आपका आंसर होगा असम। असम आप याद रखेंगे, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है और आपके वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? ये अभी जैसे कि कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है और इसमें सारी जो प्रक्रियाएं हैं, अगर हम चुनाव संबंधित बात करें, जो राज्य स्तर पे चुनाव संपन्न होने वाले हैं या फिर अगर विभिन्न परीक्षाओं की बात करें, तो इन सब चीज़ों पे रोक लग चुका है और यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय लिया गया है कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 25 जून, दूसरा 30 जून, तीसरा 3 जुलाई और चौथा 5 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है 3 जुलाई। 3 जुलाई को एक निर्धारित समय फिक्स किया गया है जब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराए जाएंगे। और इस राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल 75 पद हैं। जो अगर हम बात करें इसमें पदों का आवंटन किस तरह से किया गया है, तो अनुसूचित जाति के लिए 16 पद, इनमें से महिलाओं के लिए 6 पद आरक्षित हैं। इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए 20 पद हैं और महिलाओं के लिए 7 पद रिजर्व हैं। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 27 पद जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है और इस चुनाव को कराए जाने की जो तिथि की घोषणा की गई है वो 3 जुलाई है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है और इस कड़ी में आप देखोगे जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इस तरह के जो नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, ये लोग यहाँ पे आप देखते हो देश दुनिया की जो खबरें होती हैं या फिर लोग अपनी जो राय होती है वो इस पे जाहिर करते हैं, अपने अपने जो मंतव्य होते हैं वो इस पे जाहिर करते हैं। और जो प्रतिष्ठित पर्सनालिटी हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत के हो या फिर खेल जगत के हो या फिर सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, वो सभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो यहाँ पे हम ट्विटर की बात कर रहे हैं और ट्विटर सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा से संबंध है सेफ हार्बर की जो नीति होती है। अगर हम बात करें कि ट्विटर एक अमेरिकी कंपनी है और वो इंडिया में अगर किसी तरह की गतिविधि करती है तो उसे यहाँ पे सेफ हार्बर के तहत संरक्षण दिया जाता है, जो हमारे आईटी नियमों के अनुसार उनको संरक्षण दिया गया रहता है। तो अभी हाल ही में ट्विटर अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। तो वो कौन सा देश है? तो चलिए हम पता करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पहला भारत, दूसरा यूएस, तीसरा ऑप्शन है यूके और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब होगा वो है भारत। भारत में ट्विटर ने अपनी सेफ हार्बर जो प्रतिरक्षा है उसकी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा को खो चुका है और सोशल मीडिया की ये दिग्गज कंपनी मानी जाती है ट्विटर। और भारत सरकार के नए आईटी नियमों के अनुसार ट्विटर ने वैधानिक जो लीगल उनके ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसकी नियुक्ति करने में इसने विफलता जाहिर की थी। एक समय सीमा के अंदर इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था जिससे भारत के आईटी नियमों के विरुद्ध इनका आचरण देखा गया और उसी नियम के तहत जो धारा 79 के तहत इन्हें संरक्षित अब नहीं किया जाएगा, उसी एक कदम उठाया गया है भारत के तरफ से। और इसमें ट्विटर की जो भूमिका थी, अगर हम थोड़ा सा पीछे के घटनाक्रम पे अगर हम जिक्र करें तो इसमें ट्विटर पे हम आए दिन देखते थे पिछले कुछ महीनों से कि इसमें गैर कानूनी तरीके से विवादास्पद नीतियों और गतिविधियों को इसके द्वारा एक तरह से भारत में भ्रांति फैलाई जाती थी ट्विटर के माध्यम से और जनता और सरकार के बीच विवाद उत्पन्न करने की दिशा में इनका एक हथकंडा एक तरह से कहा जाए तो इनके तरफ से इस तरह का रुझान देखा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है ट्विटर के ऊपर और अब इस तरह की किसी भी तरह के गतिविधियों में अगर इन्हें लिप्त पाया जाएगा तो अब इसके शीर्ष अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्विटर के लिए एक सेटबैक साबित हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। इस तरह से हम 10 प्रश्नों को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7वां प्रश्न, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक अलग तरह की, एक अनोखी तरह की एक प्रयोग है, एक अन्वेषण किया जा रहा है। एक यहाँ पे एक प्रयोगात्मक रूप से आज तक लकड़ी का उपग्रह आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि भेजा जाता है। तो इस तरह का पहल कौन से देश है जो करने की कोशिश कर रहा है और जिसकी योजना है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन है यूएस, दूसरा चीन, तीसरा इजराइल और चौथा न्यूजीलैंड। तो इसमें जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने लकड़ी के उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। और इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। और इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ियों की सामग्री को एक परीक्षण के तौर पे यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, इसे विस्तारित समयावधि के लिए अत्यधिक अंतरिक्ष स्थितियों, जैसे कि अगर गर्मी की बात करें, ठंड की बात करें, या फिर वैक्यूम की बात करें, या फिर किसी तरह के रेडिएशन की बात करें, तो लकड़ी पे इस तरह के जो भी चेंजेस देखे जाते हैं अंतरिक्ष में, उस पे ये एक प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है कि लकड़ी पे इसका क्या असर होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लकड़ी के हम वुडसैट की बात कर रहे हैं, लकड़ी के उपग्रह को प्रक्षेपित करने की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में साइंस एंड टेक के क्षेत्र से, तो इसे आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पहले भी बात किया कि जब हम भारत की जीडीपी की बात करें या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे कि हम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें, क्राइसिल की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी आईएमएफ की बात करें, फेडरेशन की बात करें, तो इस तरह की हमेशा एक अनुमान लगाया जाता है, एक प्रोजेक्शन दिया जाता है। तो ये है यूबीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया के द्वारा, जो स्विस ब्रोकरेज कंपनी है, तो उसके अनुसार कितना अनुमान लगाया गया है गिरावट की। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला 18.3%, दूसरा 12%, तीसरा 15% और चौथा 16.5%। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 12%, 12% की गिरावट की बात की गई है यूबीएस के द्वारा। और इस तरह की गिरावट आप सबको पता है, जाहिर सी बात है कि जब कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है तो इस तरह का गिरावट होना लाजमी है, क्योंकि देश में हमेशा पिछले साल से ही अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल से एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जून 2021 की तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में औसतन 12% के संकुचन का यहाँ पे एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स से संबंधित ये क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 9वां प्रश्न, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 द्वारा जारी किया गया, ये एक इंडेक्स होता है, इसे जारी किया गया है पीस के आधार पे, वर्ल्ड पीस इंडेक्स इसे आप बोल सकते हो। इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पे आपको विचार करना है। तो इसमें पहला कथन है, इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा कथन है, सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको इस तरह के प्रश्न अक्सर कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर इस तरह के जो आपको सेट बना के पूछे जाते हैं, कोड वाले जो प्रश्न होते हैं, ये खासकर PCS एग्जाम्स में या फिर UPSC के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सही कथन कौन सा है,
कौन सा सेट सही है। तो पहला है केवल 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 2 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 1 और 3, यानी इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया और इसमें भारत का जो स्थान है वो 135वां स्थान है। तो इस हिसाब से केवल 1 और 3 जो कोडिंग की गई है वो सही आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस सूचकांक की बात करें, ये सूचकांक का 15वां संस्करण है और इस सूचकांक का जो मुख्य विषय है वो है एक जटिल विश्व में शांति का मापन, मेजरिंग पीस इन ए कम्प्लेक्स वर्ल्ड। ये इसका विषय है, ये इसका थीम है और इस तरह के विषय पे भी प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसका विषय क्या था इस साल का। और इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया और उनको शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई थी। और अगर इसमें हम बात करें फ्रेंड्स तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड को विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश बताया गया है। और इसके पश्चात अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे, डेनमार्क तीसरे स्थान पे और पुर्तगाल चौथे स्थान पे और क्रमशः इसी तरह सभी देशों का एक रैंकिंग है। और इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, अभी हमने भारत की बात की, इसमें भारत की रैंकिंग 135 135वां स्थान है भारत का। और इसमें सबसे अशांत देश की अगर हम बात करें तो 163वां जो लास्ट रैंकिंग है वो है अफगानिस्तान की। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे आप यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप में जानते हो, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के रूप में जानते हो, तो इसमें भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है। और हम यहाँ पे बात करें कि उसका टेन्योर क्या होगा, उसका कार्यकाल क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है वर्ष 2021 से 23 तक, दूसरा वर्ष 2022 से 24 तक, तीसरा वर्ष 2022 से 23 तक और चौथा वर्ष 2021 से 25 तक। और फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है वर्ष 2022 से 24 तक, ये इसका कार्यकाल है, ये भारत का टेन्योर है जो यूएन इकोसॉक में अभी जो सदस्य के रूप में भारत चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। तो भारत का जो कार्यकाल होगा वो वर्ष 2022 से 24 तक होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। और इसके अलावा अगर हम अफ्रीकी देशों की बात करें तो इसमें आइवरी कोस्ट, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया और तंजानिया को, पूर्वी यूरोपीय देश से अगर हम बात करें तो क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक को, और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से बेलीज, चिली और पेरू को चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये एक काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है जो यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के बारे में एक जागरूकता प्रदान की जाती है और प्रत्येक देश में इसके संरक्षण की बात की जाती है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा वर्ष 1945 में की गई थी और यह 54 सदस्यीय यह संगठन है और इसके सदस्य महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा चुने जाते हैं। और यह परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्रीय एक सेंट्रल बॉडी है तथा सतत विकास के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देती है। इसमें जैसे कि हम अभी बात किए कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो इसका निर्धारण करती है और उसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो इसमें हम आगे भी हर रोज़ एक नए टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, एक नए नाम से, डेली के डोज के नाम से। और आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम वॉरियर्स फैमिली है इसकी पहुँच काफ़ी लोगों तक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर कल हम हाजिर होंगे आपके साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।